आज से मात्र 40 साल पहले यानी 1980 में हमारे पड़ोसी देश चीन की स्थिति भी एग्जैक्टली भारत की ही तरह थी और 1990 तक भारत और चाइना की जीडीपी भी सेम हुआ करती थी। लेकिन अगर आज आप चाइना की जीडीपी देखेंगे तो ये 19.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी इकोनॉमी है और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो ये 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ 5वें स्थान पर आती है। और यहीं से हम सभी के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर पिछले 30-40 सालों में चीन ने ऐसा क्या किया जो वो एक बेहद गरीब इकोनॉमी से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आज से 30 साल पहले चाइना में पॉवर्टी रेट 60% से भी ज्यादा हुआ करती थी और वहां के लोग गरीबी और भुखमरी में रहने को लाचार थे। ना ही उनके पास अमेरिका और रशिया की तरह भारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज थे और ना ही वहां पर यूरोपियन कंट्रीज जैसा कोई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। पर इसके बावजूद भी वहां की सरकार ने वहां मौजूद ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक और सर्विस सेक्टर में चीन को एक बहुत बड़ा मुकाम दिलाया। पर आखिर ये सब एग्जैक्टली हुआ कैसे, आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो अगर आप भी चाइना की इस इंस्पिरेशनल हिस्टोरी को जानना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि आखिर भारत इसमें कहां पीछे रह गया तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे आपको चाइना और इंडिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिलेगा। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ जेडोंग की लीडरशिप में सत्ता हासिल करी तब चीन एक बेहद ही गरीब और अलग थलग पड़ा हुआ देश हुआ करता था। उस वक्त पर चीन की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित थी, पर माओ जेडोंग के आने के बाद यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई। वैसे तो माओ चीन को शक्तिशाली, अमीर और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहता था, पर वो कैपिटलिज्म का कट्टर विरोधी था। उसने 1950 में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का एक अभियान चलाया जिसमें उसने किसानों की जमीन छीन ली और उनसे उनकी ही जमीन पर फोर्स काम करवाना शुरू कर दिया, जिस वजह से 1961 आते आते चीन में भुखमरी की हालत पैदा हो गई। और कहा जाता है कि इस भुखमरी में उस वक्त पर माओ जेडोंग की वजह से 23 से 45 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसीलिए चीन में माओ के रेजिम को हिटलर के हॉलोकॉस्ट और स्टालिन के बारबैरिक से जोड़कर देखा जाता है। तो माओ के शासन में रहने तक चीन की हालत बिल्कुल भी नहीं सुधर रही थी, लेकिन 1976 में माओ की मौत हुई और फिर यहाँ पर एक नए लीडर के रूप में डेंग शाओपिंग का आगमन हुआ, जिसने अपनी दूरदर्शिता और क्रांतिकारी सोच से चीन की काय पलट करके रख दी। चीन में 1978 में कम्युनिस्ट पार्टी के नए लीडर डेंग शियाओपिंग ने अपनी नई सोच के साथ चीन में शासन करना शुरू किया। उन्होंने अपने देश में नए इकोनॉमिक पॉलिसीज लागू करने के लिए कई देशों की यात्रा की और वहां के आइडिया से इंस्पायर होकर उन्होंने चीन में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार पकड़वाई। सबसे पहले उन्होंने माओ जेडोंग की पॉलिसीज को इरेडिकेट किया और किसानों को फोर्स लेबर से मुक्त कराकर उनकी जमीन वापस दिलाई। इसके बाद उन्होंने अपने इनिशिएटिव ओपन डोर पॉलिसी के तहत चीन के बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। उनका मानना था कि गरीबी के आधार पर समाजवादी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती थी और इसीलिए उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी के तहत दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज को चीन में अपना व्यापार एस्टेब्लिश करने के लिए इनवाइट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर विदेशी कंपनियां उस समय पर चीन में अपनी कंपनीज खोलने के लिए इंटरेस्ट होती ही क्यों? तो देखिए, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण चीन का चीप स्किल्ड लेबर फोर्स था। दरअसल ओपन डोर पॉलिसी को लागू करने से पहले डेंग ने यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को काम पर लगाना शुरू कर दिया था। माओ के मरने के बाद यहाँ की जो भी आबादी थी उनमें से ज्यादातर लोग लो स्किल्ड थे, यानी कि वो छोटे मोटे काम करना ही जानते थे और इसीलिए डेंग ने पहले उन्हें एग्रीकल्चर फील्ड में काम पर लगाया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें उनकी जमीन वापस करी और फिर उन्हें प्राइवेट फार्मिंग का परमिशन दे दिया, जिसके तहत वो अपने खेतों में काम कर सकते थे और उससे होने वाले प्रोडक्शन और सेल्स का कुछ प्रतिशत टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को भी पे कर सकते थे। और वहीं माओ जेडोंग के वक्त पर किसानों द्वारा उगाया गया सारा प्रोडक्शन सीधा स्टेट के पास चला जाता था और बदले में किसानों को मजदूरी दी जाती थी। और इसीलिए जब डेंग ने अपनी ये नई एग्रीकल्चर पॉलिसी लागू करी तो इसमें इन्हें काफी सफलता मिली और कुछ ही समय में चीन का जो फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया और यहाँ तक कि इसने लाखों किसानों को गरीबी रेखा से भी ऊपर उठा दिया था। और इसके बाद डेंग ने स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स लाने शुरू किए। उन्होंने सबसे पहले वहां के यूथ को एजुकेट करने के लिए 9 ईयर्स स्कूलिंग मैंडेटरी कर दिया, जिसमें बच्चों के वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया गया। यानी कि इन 9 सालों में यहाँ के बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते थे बल्कि इसके साथ साथ उनको कई सारी चीजों की ट्रेनिंग भी दी जाती थी और उनको इंटर्नशिप भी कराया जाता था। आगे चलकर डेंग की ये सारी एफर्ट्स ही रंग लाई और चीन में प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल हो गया। यहाँ तक कि 1978 में जो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट की संख्या थी वो 1.65 लाख थी और 1990 में ये बढ़कर 9.5 लाख हो गई थी। उधर 1970 और 1980 में यूएस में लेबर कॉस्ट काफी बढ़ चुका था और ऐसे में वहां मौजूद बड़ी बड़ी टेक कंपनीज किसी ऐसी लोकेशन की तलाश में थी जहां पर उन्हें स्किल्ड लेबर
लेबर फोर्स मिल सके और वो भी कम कीमत पर। और इसी वजह से जब चीन ने ओपन डोर पॉलिसी को अनाउंस किया तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ने चीन में अपना इंटरेस्ट दिखाया और यहाँ पर अपनी ब्रांच इस्टेब्लिश कर दी। वैसे ये कंपनियां सिर्फ चीप लेबर फोर्स को देखते हुए चीन में नहीं आई थी, इसके पीछे कई और भी मुख्य कारण थे। जैसे कि इन कंपनियों को चीन में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए लैंड एक्सपेंसेस, मशीनरी एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल इंपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था या फिर ना के बराबर टैक्स देना पड़ता था। यहाँ तक कि कई बार चाइनीज गवर्नमेंट कुछ बड़ी कंपनीज को टैक्स में 2-3 साल का छूट भी दे दिया करती थी। उधर भारत में भी 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के राज में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों की हालत में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिला। इंदिरा सरकार के द्वारा सभी को रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात तो कही गई, लेकिन उनकी सरकार और आने वाली सरकारें उसको जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू नहीं कर पाई थी। वहीं चीन ने भूखमरी से उबरकर 1980 और 1990 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त निवेश किया। शुरुआत में इन लोगों ने चीन में बल्ब, खिलौने, बैटरीज जैसे लो एंड प्रोडक्ट्स का निर्माण शुरू किया और धीरे धीरे इसने खुद को हर छोटी से बड़ी चीज के निर्माण का हब बना लिया। चाइना मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में इतना आगे बढ़ गया, इसने अमेरिका जैसे देश को भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीछे छोड़ दिया था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उछाल आने के बाद धीरे धीरे चीन के करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने लगा और इसकी एक बड़ी जनसंख्या इस सेक्टर में अपना जादू बिखेरने लगी थी। डेटा की माने तो कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में सुधार की वजह से चीन के लोगों की कमाई में भी काफी बढ़ोतरी हो चुकी थी। अगर हम 1991 की बात करें तो इस वक्त पर चीन और भारत दोनों ही देशों की नागरिकों की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $300 के आसपास हुआ करती थी। लेकिन यही आंकड़ा जब साल 2021 में निकाला गया तो इस दौरान चीन की प्रति व्यक्ति आय $11,819 हो गई थी, जो हमारे लिए वो आईना है जो हमें ये दिखाता है कि पिछले 30 सालों में चीन ने भारत को कितनी बुरी तरह से पछाड़ा है। 1919 के दशक में जब अमेरिका जैसे सुपर पावर्स के यहाँ कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में बूम देखने को मिला तो इसका अच्छा खासा फायदा चाइना ने भी उठाया। दरअसल उस वक्त पर एप्पल, डेल, एचपी जैसे जायंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए सस्ते लेबर की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने चीन के साथ मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग का प्लान बनाया। इस प्लान के तहत चीन ने कंडीशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आइडिया इंट्रोड्यूस किया और अपने यहाँ मौजूद लोकल कंपनीज का फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप कर उनसे उनकी टेक्नोलॉजी इन लोकल कंपनीज के साथ शेयर करने की डील करी। यानी कि अब चीन बड़ी बड़ी कंपनीज के कंपोनेंट्स अपने इन छोटे मोटे लोकल कंपनीज में बिल्ड करने लगा था और यहीं से शुरुआत हुई चीन की कॉपी कैट कल्चर की। दरअसल इन लोकल कंपनीज ने बड़ी बड़ी कंपनियों की टेक्नोलॉजी को सीखकर इसे रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया और इसे ग्लोबल मार्केट में सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया। और आज के फेमस स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी और रेडमी इस कॉपी कैट कल्चर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वैसे चीन ने ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में ही नहीं किया, बल्कि इसके अलावा उसने सर्विस सेक्टर में भी अपने कॉपी कैट कल्चर को बढ़ावा दिया और गूगल, ईबे और अमेजन से नकल करके alibaba.com जैसी वेबसाइट की शुरुआत करी। चाइना की सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से 40 साल पहले ये सेक्टर चाइना की जीडीपी में अपना मात्र 25% कंट्रीब्यूशन दिया करती थी और आज इसका कंट्रीब्यूशन 54% से भी ज्यादा है। चाइना में पिछले 30 सालों में जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हुआ है वो बस यूं ही किसी एक पॉलिसी या फिर एक गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये पूरे चाइना और उनके सिटीजन्स के कोलैबोरेशन से हो पाया है। वहाँ की गवर्नमेंट ने न सिर्फ वहाँ की जनता के लिए पॉलिसीज बनाई बल्कि उनको पूरी तरह से इंप्लीमेंट भी किया और उन्हें सफल बनाने की हर एक कोशिश की। यहाँ तक कि 2008 में जब पूरी दुनिया रिसेशन से जूझ रही थी उस वक्त पर चाइना ने रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अपनी अलग स्ट्रेटेजी के तहत इन्वेस्ट किया और आज वहाँ के 70% नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने ग्रोथ के लिए कर रहा है। इसके साथ साथ चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने चाइनीज कंपनी को एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में भी अलग पहचान दिलाई है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इससे आपको चाइना के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।